हेलो दोस्तों, आप लोग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आप लोगों के लिए तैयार करता हूं डेली बेसिस पर मल्टीपल सोर्सेज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी करंट के साथ उसमें मैं कवर करने की कोशिश करता हूं कि टॉपिक क्या हो, उसका चर्चा में क्यों रहा है, उसका बैकग्राउंड और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। और यही आपको किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी होते हैं और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, पीआईबी, तमाम तरह की जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो सकते हैं उन सबको मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज चलिए मैं आप लोगों के साथ में इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 6 अगस्त के इस टॉपिक को, जिसका नाम है करंट अफेयर्स एट वन प्लेस, यानी कि एक ही जगह पर सब कुछ मेरे साथ, यानी कि मनोज सर के साथ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, लगभग 10 टॉपिक हैं और इसमें एक और भी चीजें महत्वपूर्ण है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए कुछ अलग से सरप्राइज भी है। यस, कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी है, बने रहिएगा। मैंने कहा ना कि मैं पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करूंगा कि कहीं आपका कोई चीज छूट ना जाए। तो आज का टॉपिक उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास, मुरुरा दीप, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, विक्रम साराभाई, किसान क्रेडिट कार्ड, लाल सागर, हेक्सावेलेंट वैक्सीन, आईआरसी ग्रुप, कैंसरकारी दवाएं, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ग्लोबल फार्मिंग में भारत में तेजी, पीएम मुद्रा योजना। ये सारे टॉपिक हैं जो इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, सोशल, हिस्ट्री, तमाम तरह की चीजों से जुड़े हुए हैं। इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। जीएस का कोई भी सेगमेंट हो, जहां से भी टॉपिक मिलता है वो आपके साथ में मेंशन है। और सबसे बड़ी चीज है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए किस काम आएगा। यहीं से आप काम कर सकते हो। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्लास की पीडीएफ आपको मिलती रहे। और साथ के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास, ये रहे। अब ये कौन है? अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महान उड़िया स्वतंत्रता सेनानी की पहली कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ध्यान रखना, उड़ीसा के हैं, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ये रहे। क्या नाम है उनका? गोपबंधु दास, पंडित गोपबंधु दास। 1877 में उड़ीसा के पुरी में जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय द्वारा सर्वेंट ऑफ द पीपल्स इंडिया जो है, लोक सेवक संमंडल, उससे गहरे से जुड़े हुए थे। कानून की पढ़ाई बीच में छोड़कर राजनीति और शिक्षा सुधार से जीवन का समर्पित किया और लोक कल्याण के लिए उन्हें उत्कल मणि की उपाधि दी गई थी, ज्वेल ऑफ द उड़ीसा। उत्कल, उत्कल मीन्स उड़ीसा के लिए कहा जाता है। और ये मॉडर्न इंडिया में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। खास बात क्या है कि इनके संदर्भ में इनका क्या योगदान था? इन्होंने देखिए शिक्षा, पत्रकारिता, राजनीति के उड़ीसा में राष्ट्रीय आंदोलन में काफी इन्होंने योगदान दिया था। 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया उड़ीसा में, पहली बात। दूसरा, 1919 में इन्होंने द समाज नाम का अखबार शुरू किया, जिसे राष्ट्रवाद का प्रसार किया, जिसके माध्यम से। तीसरा एक इंपॉर्टेंट है शिक्षा की सुधार, पुरी के पास गुरुकुल प्रणाली पर आधारित सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की इन्होंने। और चौथा साहित्यिक कार्य, हजारीबाग जेल में रहते हुए उन्होंने बंदी, आत्मकथा और कारा कविता जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। ये इनके कंसेप्ट हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, इनको याद कर लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व जो है हिस्ट्री में अब ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, ढूंढ ढूंढ करके। यानी गहराई से इस तरह के प्रश्नों को पूछा जा रहा है जो हम लोगों ने सामान्य किताबों में नहीं पढ़ा। इसीलिए मैंने इस तरह की चीजें उठा करके आपको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, मडुरा आइलैंड। और इसको मदुरा मत पढ़ लेना, कभी कभी यही कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है आपदा और भूगोल को लेकर के। ये मदुरा या मडुरा कहां पर है? ये इंडोनेशिया के मडुरा द्वीप के पास जावा सागर में एक यात्री नौका में आग लगने से गंभीर समुद्री आपदा हुई थी। ये रहा, ये आपका जावा है, इधर सुमात्रा है और ये यहां पर मडुरा आइलैंड है, ये रहा।
यहाँ पर आपके एक आइलैंड पर यहाँ पर आग लग गई एक बोट में, इस वजह से ये चर्चा में रहा। तो चर्चा में क्यों रहा कि आग लग गई, ये डज़न्ट मैटर, कहाँ लगी ये इम्पोर्टेंट है, मडरा आइलैंड। तो आपको पता होना चाहिए। यह जहाज सुरबाया जापान से मकस्सार जा रहा था, यानी कि यहाँ से मकस्सार आइलैंड के लिए आगे जा रहा था। यह घटना द्वीप राष्ट्रों में खराब सुरक्षा मानकों को दर्शाती है कि वहां पर आपके स्टैंडर्ड जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। मडरा द्वीप पूर्वी जावा प्रांत का एक हिस्सा है। इसे ऐतिहासिक रूप से इंडोनेशिया का नमक का द्वीप कहा जाता है, यानी कि आइलैंड ऑफ द साल्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। तो जीएस 1 और जीएस पेपर 3 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी दोनों से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैपिंग में भी इसको आप देख सकते हो। अब मदुरा द्वीप की भौगोलिक आर्थिक विशेषताएं क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मदुरा की जो इकोनॉमी है, देखिए इसकी भूगोलिक और स्थलाकृति, ये उत्तर में जावा सागर, दक्षिण में मदुरा जल मध्य जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट के बीच में है। यह चूना पत्थर की पहाड़ियों से बना हुआ, जिससे मिट्टी कम उपजाऊ है, यानी कि टोटल उपजाऊपन यहाँ पर कुछ है नहीं, नमक का है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर बहुत ज्यादा है। यहाँ नमक उत्पादन, तंबाकू और लौंग की खेती बहुत होती है। यस। तीसरा, ऊर्जा, आसपास के समुद्र में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं, नेचुरल गैस है। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडोनेशिया का सबसे लंबा पुल सुरमाडू ब्रिज इसे जावा से जोड़ता है। यस, यहीं पर है वो आपका सुरमाडू ब्रिज, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आयल आपका ब्रिज है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि कहां कहां पर आपको फोकस करना है, किस चीज पर आपको फोकस करना है। क्यों भाई, है कि नहीं? यही है मेरी क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपको उतनी ही चीजें पढ़ा रहा हूं जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ के साथ रिवीजन के पॉइंट्स भी आपको दे रहा हूं, और संडे टू संडे आपका एमसीक्यू के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। और क्या चाहिए भाई, 3-3 बार मैं चीजों को अब रिवाइज करा दे रहा हूं, उसके बाद भी अगर याद ना हो, आप तैयार ना करें, अपने नोट्स ना बनाएं, तो बेटा ये आपकी प्रॉब्लम है। फिर दुनिया में फिर ये कभी मत कहना किसी से भी कि किसी टीचर ने, किसी व्यक्ति ने हमारी कभी हेल्प नहीं की, कोई गाइड नहीं करता, कोई किसी को पढ़ाता नहीं है, और ये मैं सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। जबकि मैं पढ़ाता हिस्ट्री और इकोनॉमी हूं, मैं चाहता तो उन्हीं की एक और भी सीरीज स्टार्ट करके आपकी हेल्प कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग 4 जगह भटक रहे हो। इंडियन एक्सप्रेस की क्लास अलग पढ़ रहे हो, और करंट अफेयर की क्लास इधर और पढ़ रहे हो, और आपका इन क्या कहते हैं द हिंदू कहीं और पढ़ रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से इकट्ठा करें। इसलिए मैंने एक ही जगह पर सारी चीजें कंपाइल कर दी हैं। अब इसका फायदा आप नहीं उठा पा रहे तो बेटा मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी आगे चल कर के धीमे-धीमे इसमें और भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें आएँगी। हो सकता है कि मैं इसमें कुछ और सरप्राइज़िंगली मेंस के कुछ टॉपिक्स इसमें कवर करूँ। टॉपिक कवर तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मेंस के टॉपिक के क्वेश्चन्स और तमाम सारी चीज़ें धीरे-धीरे दे सकता हूँ। मैं उस पर अभी वर्क कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कितना क्या किया जा सकता है। आप लोग भी बताइए कि कुछ और नया करना हो, कुछ और अच्छी चीज़ें करनी हो, सजेशन दीजिए, उन सजेशंस को मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये हमारा मेन प्रोग्राम है अपने चैनल का। और एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ और भी है कि हिस्ट्री की क्लास आज से शुरू हो गई है। ये ध्यान रखिएगा, सुबह 7 बजे आपका पहला लेक्चर अपलोड हो गया, जिस पर मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा इतिहास का एक बेसिक परिचय मैंने दिया। लेकिन वो बेसिक परिचय बेसिक नहीं है, बल्कि इतने गहराई के लेवल का है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, और अगर उससे क्वेश्चन आ गया, तो आप कर नहीं पाओगे। मैं डेफिनिटली आपको बता रहा हूँ। यस, इसलिए उस क्लास को जाकर के पहले देख लीजिएगा। चलिए अगला हम बात करते हैं प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम और डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये कौन है भाई? तारा भौतिकी, ये रहा इंटरस्टेलर जो फिजिक्स इंस्टीट्यूट है, कि डायरेक्टर प्रोफेसर अन्नपूर्णम को इटली में कॉस्पार विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित किया गया। कहां पर? इटली में। किसको? आईआईए के डायरेक्टर हैं ये रहे। यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक है, नंबर एक पहला पॉइंट। यह पुरस्कार तारकीय भौतिकी स्टेलर फिजिक्स में उनके शोध के लिए मिला है। तीसरी बात, यह भारत की पहली स्पेस वेधशाला में उनके बहुत बड़े योगदान रहा है। चौथा, यह डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, इसीलिए उनके नाम पर यह पुरस्कार भी है। ये रहा पूरा का पूरा डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब साराभाई कौन थे? एक दूरदर्शी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के वैज्ञानिक परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसे हम फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं।
फिर आईआईएम अहमदाबाद की सह स्थापना की और इनको उस प्रकार गठन किया, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने थुम्बा केरला में से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करवाया। वहीं पर हमारा पहले रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर भी हुआ करता था पहले। अब तो हमारा कहां पर हो गया है, श्रीहरिकोटा वाला जो है। और उसके बाद 1969 और 75 में इसरो का पुनर्गठन किया गया। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट का डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है। और 1966 में होमी जहांगीर भाभा के निधन के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष भी बने थे। यस, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी बने थे। और साराभाई का विजन केवल रॉकेट लॉन्च करना नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग राष्ट्र निर्माण और ग्रामीण शिक्षा के लिए बढ़ावा देना था। ये उनका उद्देश्य था कि भविष्य में इसके हम ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हमने इसमें डिस्कस की हैं। अब एक तीसरा पॉइंट है आपके इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किसान क्रेडिट कार्ड और उसका मूल्यांकन। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों रहा? आईएसईसी बेंगलुरु द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के मूल्यांकन रिपोर्ट में इसके शानदार आर्थिक प्रभाव का उजागर किया गया है। इससे जुड़ी हुई जो आपकी मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है, उसको लेकर के अभी एक सर्वे किया गया, रिपोर्ट आई कि भाई इसका प्रभाव क्या रहा। हमने जारी किया तो जरूर, इस स्कीम को लॉन्च किया, मॉडिफाई भी किया, आखिर उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, तो उसी को लेकर के है। अब इसमें कंसेप्ट क्या है? योजना किसानों के रियायती दर पर अल्पकालिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराती है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपके अल्पकालिक देती है। सरकार ने छोटे किसानों के लिए बिना गारंटी ऋण की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। मॉडिफाइड स्कीम के तहत 1,60,000 से बढ़ाकर के कितनी कर दी? 2 लाख रुपए। ये ध्यान रखिएगा। और अब इसमें एक चीज और भी है, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे आरबीआई नाबार्ड द्वारा लागू किया जाता है। इसमें किसानों को 3 लाख तक का अल्पकालिक फसल ऋण मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड में। अब मूल ब्याज दर क्या होती है? सामान्य तौर पर यह होती है 7% प्रतिवर्ष, लेकिन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट अतिरिक्त छूट है, यह 3 वर्ष की आपको प्रतिवर्ष की छूट चलती है, इसलिए इसको ब्याज हो जाता है केवल 4% का। तो प्रभावी दर जो है वो केवल 4% की है इसके लिए। और ये केंद्र सरकार बैंकों को सीधे 1.5% का सबवेंशन की छूट देती है, बैंकों को देती है सीधे, किसान को नहीं देती। यही है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, कि भैया ये हमको आपको दे रहे हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड में और ज्यादा मॉडिफाई करके 1.5% का एक्स्ट्रा सबवेंशन दिया गया, इसलिए ये चर्चा में आई है। तो इसको इकोनॉमी में आप और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इसमें ध्यान क्या रखना है? ये कब शुरू की गई, किस किस चीज के लिए शुरू की गई, बाद में इसमें कब कब मॉडिफिकेशन किए गए, और ये रिसेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, लाल सागर को लेकर के। लाल सागर में व्यापारिक पोत पर हमला हुआ। यस, ये रहा गल्फ ऑफ अदन के पास और इधर स्वेज कैनाल के पास, ये दो चीजें हैं। बात ये आती है कि इस तरह की चीजें, क्योंकि ये मैपिंग में कभी भी पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी में, ये ध्यान रखना। यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज पर आपके एमएसवी फेज नूरी ओलिया पर मिसाइल हमले के कारण जहाज डूब गया, लेकिन सभी 14 नाविकों को बचा लिया गया। जहाज तो डूब गया यमन के पास, यह है यमन और इधर है इथियोपिया, उसके बीच में ये रहा, यहां पर अटैक हुआ, जहाज डूब गया। अब ये हमला दक्षिणी लाल सागर और बाबल मंडेप जलविद्युत द्वारा चल रहे सुरक्षा संकट का हिस्सा है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी आपको बाबल मंडेप स्टेट के बारे में आपको चर्चा की थी, किन किन देशों से वो जुड़ा हुआ है, इसके बारे में मैंने पूरी चर्चा की आप लोगों को, अगर याद हो तो वहीं पर ये है। अब ये अटैक हुआ क्यों से? ये हूती विद्रोहियों द्वारा लगातार वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं, जो यमन के जो हूती विद्रोही हैं उनके द्वारा लगातार अटैक किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए नेविगेशन की स्वतंत्रता की मांग की है कि भाई इस तरह की चीजों को रोका जाए। आपको जहां लड़ना है, जिससे लड़ना है लड़िए, बट हमारा जो सिस्टम है, जो आना जाना है, उसको आप मत छेड़िए। उसको सुरक्षा के लिए बात की गई है। अब लाल सागर का सामरिक महत्व और भौगोलिक महत्व क्या है, ये हमको देखना है। लाल सागर अफ्रीकी महाद्वीप को अरब प्रायद्वीप से अलग करने वाला एक अत्यंत समुद्र अंतर्देशीय मार्ग समुद्र है। इसके चेक पॉइंट क्या है? दक्षिण में बाबल मंडेब है, इसे अदन की खाड़ी से जोड़ता है। बाबल मंडेब अदन की खाड़ी से इसको जोड़ता है।
उत्तरी खाड़ी या पश्चिम में स्वेज की खाड़ी और पूर्व में अकाबा की खाड़ी है। ये नोट कर लेना, ये रही। और वैश्विक व्यापार या विश्व समुद्री व्यापार का 12 से लगभग 15% व्यापार को ये संभालता है, क्योंकि यहीं से होते हुए आप कहां जाते हैं, स्वेज कैनाल, और वहां से मेडिटेरियन सी में आप निकल जाते हैं। ये रहा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये है आपका सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, इधर यमन है और लाल सागर है, इजिप्ट है। इन सब के बीच में कनेक्टेड ये है। तो पूरा का पूरा एक ये ट्राइंगल बना हुआ है। ये देखिएगा, देखिए इधर है सोमालिया है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, यमन है, और इधर आ जाइए तो इधर है आपका सूडान। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, और आगे ये इजिप्ट है। तो यहीं से होकर के आप गल्फ ऑफ अदन से रेड सी को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर यहीं पे बाबल मलदेव है, और यहाँ से होकर के आप सुएज कैनाल से होते हुए आप भूमध्य सागर में जाते हैं। इधर सऊदी अरेबिया और इधर ये सूडान, और ये सब देश है, मिस्र वगैरह जो है आप देख सकते हो। तो इसकी मैपिंग को प्रॉपर तरीके से आपको याद रखना चाहिए, कौन कौन से देश हैं। एक बार मैप को जाकर के इनके साइड में जरूर नोट कर लीजिएगा। मैप में कभी भी पूछा जा सकता है कि लाल सागर से कौन सा देश टच नहीं करता है, या लाल सागर से कौन कौन टच करते हैं, या यमन सागर से कौन कौन से देश टच करते हैं, या आपकी अदन की खाड़ी से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। ये कैसे भी पूछा जा सकता है। ओके, अब एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, हेक्सावेलेंट वैक्सीन। अब ये है क्या हेक्सावेलेंट वैक्सीन? एक्चुअली स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अध्ययन में भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 6-in-1 हेक्सावेलेंट वैक्सीन को शामिल करने के आर्थिक और परिचालन लाभों का मूल्यांकन किया है कि एक ही वैक्सीन में अगर 6 तरह की वैक्सीन का यूज किया जाए, 6 प्रकार की बीमारियों को टारगेट किया जाए, तो इसके आर्थिक और परिचालन लाभ क्या क्या मिल सकते हैं, इस पर बातचीत हुई है। वर्तमान में बच्चों को पेंटाबिलेंट वैक्सीन 5 बीमारियों और पोलियो की अलग खुराक दी जाती है। भाई 5 बीमारियों की अलग है और एक पोलियो की खुराक अलग है। स्टडी का उद्देश्य यह जांचना था क्या इन दोनों की जगह एक ही शॉट देना ज्यादा प्रभावी होगा, क्या इसको मिलाया जा सकता है, क्या ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगा बच्चों के लिए। यदि वैक्सीन की खरीद कीमत में 50% की कमी हो तो यह सिस्टम अत्यधिक लागत प्रभावी हो जाएगा। अगर 50% की कमी आ जाए दोनों की कॉस्ट में, तो फिर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। इसी बात का अध्ययन किया गया। यह वैक्सीन एक ही इंजेक्शन में 6 प्रमुख बच्चों की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें कम सुई की चुभन होती है, बच्चों को कम इंजेक्शन लगेंगे क्योंकि एक ही बार होता है, जिससे दर्द कम होगा, माता पिता के अनुपालन की दर बढ़ेगी। दूसरा, कोल्ड चेन में बचत, अलग अलग वायल की एक ही जगह पर वायल होने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टोरेज स्पेस बचेगा। भाई एक ही जगह पर रख दीजिए, एक ही चीज तो है, अलग अलग जगह क्यों स्टोर करना है। बायोवेस्ट, सिरिंज का उपयोग घटने से बायोमेडिकल कचरा भी कम होगा। तो ये है। अब वो 6 बीमारियां क्या क्या होंगी, डिफ्टीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी, हीमोइन्फ्लुएंजा टाइप बी और पोलियो, इन सब को मिला करके एक करने का प्रोग्राम है। तो ये नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें शामिल की जाएंगी, और अभी कौन सी नहीं है, तो पोलियो इस समय नहीं है, ये वाली नहीं है, बाकी ये सब है। ये रहे पांचों, इनको आप नोट कर लीजिए। पेंटा वैक्सीन में क्या है, क्यों भाई, याद आ गया नहीं आ गया? ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको जनरल साइंस की किताब में भी नहीं मिलती हैं, लेकिन जब इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग हिल जाते हैं कि क्या करें भाई, कैसे करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ भी गया हो, है कि नहीं। चलिए, अगला है IARC ग्रुप 1 वर्गीकरण कैंसरकारी दवाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च एजेंसी AIARC, कैंसर रिसर्च एजेंसी किसकी, WHO की, ने 3 आम दवाओं हाइड्रोक्लोरोथाइजेट, बेरिकोनाजेल और टेरेकोलिमिनस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है। यस, यानी कि ये जो दवाएं हैं जो आमतौर पर दी जाती हैं, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और वेरिकोनाजोल और टेक्रोलिमस, ये 3 बीमारी हैं जो मनुष्य के लिए ग्रुप 1 की कैर्सिनोजेनिक हैं, यानी कि आपकी कैंसरकारी दवाएं हैं। ये दवाएं सामान्य तौर पर ब्लड प्रेशर, फंगल इन्फेक्शन, अंग प्रत्यारोपण में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाएं हैं। सोचिएगा।
आईईआरसी का वर्गीकरण वो केवल खतरे की पहचान करता है, ना कि प्रत्यक्ष जोखिम का अनुमान लगाता है। ये रही, तो ये रहा आपका इसका खतरा। तीनों ये सिंबल है डायो, बोले इस पर ये लगा दिया जाएगा। मरीजों को डॉक्टर की सलाह के बिना इन्हें न छोड़ने की चेतावनी दी गई है। यस, कि इनको छोड़ा ना जाए, ये कैंसर पैदा कर सके। इन दवाओं का लंबे समय तक उपयोग विशिष्ट तंत्रों के माध्यम से कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों बीमारियां ये रही, ये है हाइड्रोक्लोराजाइड, ये ब्लड प्रेशर की दवा, ये सूरज की यूवी किरणों के साथ मिलकर के स्किन को संवेदनशील बनाती है, जिससे स्किन कैंसर हो सकता है। वेरिकोनाजोल, ये फंगल इंफेक्शन है, ये फोटोटॉक्सिक है और लंबे समय तक इस ताल से डीएनए को डैमेज कर सकता है। ये और टर्कमलस, ये इम्यून सिस्टम को दबाता है, जिससे वायरस तेजी से बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम को आपको डैमेज कर देता है। ये रही आपके अलग अलग चीजें, अल्टीमेट आपके कैंसर को बढ़ावा देती हैं। ओवर द काउंटर कंसेप्ट है कि भाई सीधे सीधे आप मेडिकल स्टोर से जाकर के इनको ना खरीदें। धूप से बचाव की सलाह और का अभाव एक बड़ी चिंता है कि ले जाकर के इनको धूप में रख दिया जाता है या कहीं भी पड़ी रहती हैं, तो इसकी वजह से और समस्या बढ़ सकती है कुल मिलाकर के। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आसन वेटलैंड, इकोलॉजी एनवायरमेंट का टॉपिक है आसन। अब ये आसन वेटलैंड है क्या, जिसमें खनन प्रतिबंध पर लगाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन पर प्रतिबंध का आदेश भारत के सभी वेटलैंड और कम्युनिटी रिजर्व पर समान रूप से लागू होगा। ये रहा इंपॉर्टेंट, यानी कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया आसन के लिए, लेकिन इसने कह दिया कि भारत के सभी वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए यह एप्लीकेबल होगा, कि भाई जहां पर वेटलैंड होगा उसके 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी किसी भी तरह का खनन नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने इस नियम से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ध्यान रखना, 10 किलोमीटर के बफर जोन में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से पर्यावरण की मंजूरी लेना अनिवार्य है। आसन वेटलैंड उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, किससे मंजूरी की आवश्यकता होगी? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उससे। अब कंजर्वेशन रिजर्व बनाम कम्युनिटी रिजर्व, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पारिस्थितिकी समानता के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, इनको दोनों को, सारी चीजों को, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व दोनों को एक साथ जोड़ा गया आपके किससे? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से। कैसे? देखिए, भूमि का स्वामित्व पूरी तरह से सरकार के पास होता है, कंजर्वेशन रिजर्व होता है जिसको कंजर्व किया जाता है। दूसरा, स्थानीय समुदायों के परामर्श से इसको घोषित किया जाता है, भाई आसपास के जो लोग रहते हैं उनके परामर्श से चर्चा करने के बाद इसको घोषित कर दिया जाता है। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? भूमि का स्वामित्व व्यक्तियों या स्थानीय समुदायों के पास होता है और समुदाय की स्वैच्छिक सहमति से ही उसको घोषित किया जाता है। इन दोनों में अंतर है। यह नदी, आसन की जो नदी है, यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है। यहां संकटग्रस्त रेड हेडेड गिद्ध पाए जाते हैं। यह है कंसेप्ट। तो दोनों को अंतर को समझ लीजिएगा, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। कम्युनिटी हमारे और आपके लिए है और कंजर्वेशन उस पर्टिकुलर एरिया को लिए है। अब इसी से एक जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, इकोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आई हुई है, एक्सीलरेटेड ग्लोबल वार्मिंग। अभी रिसेंटली जियोफिजिकल रिसर्च लेटर सुने में प्रकाशित एक अध्ययन ने सांख्यिकी प्रमाण दिया है कि पिछले एक दशक में ग्लोबल वार्मिंग की गति दोगुनी हो गई है, जस्ट डबल हो गई है ग्लोबल वार्मिंग। सोचिएगा, इस तेज गति के कारण पृथ्वी 2030 तक ही 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की सीमा को पार कर सकती है। पहले के अनुमानों से बहुत ज्यादा जल्दी हो गया है। हम ये सोच रहे थे कि यहां धीरे धीरे होगी, लेकिन पता चला कि यहां तक 2030 तक बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी। 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पृथ्वी का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 1970 से 2015 तक तापमान की वृद्धि 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक थी। सोचिएगा, प्रति दशक थी, और 2015 के बाद से यह बढ़कर के 0.35 डिग्री सेल्सियस हो चुकी है। तो सोचिए, जस्ट डबल के लगभग हो चुकी है। तभी तो कहा गया कि दुगनी हो चुकी है।
तो तुझे 1.5 डिग्री टेम्परेचर का 1.5 डिग्री सेल्सियस का आपका 2030 तक टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाएगा। सोचिएगा इस बार यूरोप में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, लोग एसी खरीदने के लिए दौड़ पड़े। वो देश जहां पर कभी गर्मी नहीं पड़ती, बर्फ पड़ती है, ठंडा रहता है, बढ़िया मौसम रहता है, वहां पर सोचिए इस बार मारामारी हो गई। ये किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये रिसर्च है। और ग्लोबल वार्मिंग के इस अचानक त्वरण के पीछे का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या काम कर रहे हैं? एरोसोल अनमेस्किंग इसका सबसे बड़ा कारण है। देखिए ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जब 400 पीपीएम से पार कर जाता है तब इसका कारण है। महासागरों का गर्म होना, महासागर 90% अतिरिक्त गर्मी को सोखते हैं जिससे समुद्री हीट वेव बढ़ती है। पॉजिटिव फीडबैक लूप, आर्कटिक बर्फ और परमाफ्रॉस्ट पिघलने से मीथेन का रिसाव होता है, यहां से मीथेन रिसने लगती है। तो प्रदूषण, सल्फेट एरोसोल का हटना, कूल मास का हटना, सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचना, ये कई सारी चीजें हैं। जब एरोसोल हटने लगता है तो सूर्य की किरणें भी पहुंचने लगती हैं। जब ये होता है तो आपका ये टूटने लगता है सल्फेट एरोसोल का, और ये इस तरीके से होता है और फिर हमारा कूलिंग मास्क जो है वो हट जाता है और आराम से हमारे हीट और बढ़ती है। सो इट इज द स्ट्रक्चर 1 2 3 4 इस तरीके से। ये कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझना चाहिए कि जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा हमारी एक्टिविटी होंगी, उतना ज्यादा हमारा एरोसोल का जो ऊपर का लेयर है, ओजोन लेयर, एरोसोल लेयर, वो टूटेगा, सल्फेट एरोसोल वो टूटेगा और उसकी वजह से सीधी किरणें पहुंचेंगी और गर्मी पैदा करेंगी, हीट पैदा करेंगी। यही तो हो रहा था इस बार। और एक टॉपिक है पीएम मुद्रा योजना का, महिला सशक्तिकरण। आधिकारिक डाटा के अनुसार राजस्थान में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ खातों में 2.18 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिससे 60% लाभार्थी महिलाएं हैं। सोचिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए गए हैं राजस्थान में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में सूक्ष्म उद्योगों को बिना गारंटी के ऋण देने के लिए शुरू की गई थी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने मुद्रा लोन की अधिकतम सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 68% बढ़ चुकी है, जो इसे वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा वाहक बनाती है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 यानी समावेशी विकास और सरकारी योजनाएं इससे जुड़ी हुई आपकी ये है। तो ये नई सीमा हो गई है आपकी 20 लाख रुपए और सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? महिलाएं ले रही है। इसमें पहली योजना क्या होती है? शिशु योजना, जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है। फिर होती है किशोर 50,000 से 5 लाख तक का। फिर होती है तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का। और फिर होती है तरुण प्लस, ये नई जोड़ी गई थी 10 लाख से 20 लाख तक। यानी मुद्रा स्वयं ऋण नहीं देती बल्कि बैंकों, एनबीएफसी को कम लागत पर पुनर्वित्त देता है। इसकी संरचना अब 4 स्तर पर है, पहले 3 स्तर पर थी। यानी कि रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी देता है मुद्रा लोन योजना। बैंक ही लोन देंगे लेकिन ऊपर से सिडबी के माध्यम से इसको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। ये इसका कंसेप्ट है। ये रहा सीजीएमएफयू, क्रेडिट गारंटी फंड द्वारा बिना गारंटी वाले ऋणों को बैकअप मिलता है यहां से। तो ये एक कंसेप्ट इसमें है कुल मिलाकर के। और ये है आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, टॉपिक्स के रिवीजन पॉइंट्स आपके सभी के। चाहे देखिए कॉस्पर विक्रम साराभाई का हो, मदुरा आइलैंड का हो, उत्कल मणि पंडित गोपालन दास का हो। जैसे मदुरा आइलैंड किस प्रांत का हिस्सा है? ईस्ट जावा प्रोविंस का है। सोचिएगा मदुरा किस उपनाम से प्रसिद्ध है? आइलैंड ऑफ द साल्ट, पलाटू ग्राम कहते हैं इसको। मदुरा किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। इस तरीके से आपको इसमें रिवीजन कर लेना है। केसीसी, ये रहा किसान क्रेडिट कार्ड वाला, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। समय पर ऋण चुकाने पर कितने परसेंट ब्याज मिलता है? 4% मिलता है, ठीक है ना। 3 लाख तक का ऋण मिलता है। लोन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब कोलेटरल फ्री लोन जो है उसको 2 लाख तक बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से लाल सागर हेक्सावेलेंट वैक्सीन है, आईईआरसी ग्रुप मेडिसिन है, आसन कंजर्वेशन है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। कौन सा रामसर स्थल है? उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है, ठीक है ना। ये रहा कितने किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया है? 10 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया है। अगर आप उस मेरी क्लास को सुन लेते हैं और इससे रिवाइज कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा बहुत बड़े स्तर पर। लेकिन मैं क्लास के अंदर जो डिस्कस करता हूं वो इससे भी ज्यादा गहराई में कुछ अन्य पॉइंट भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेशन वाला ये टॉपिक है।
मुद्रा योजना ये भी है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जिनको मैं क्लास में ज़्यादा डिक्टेट नहीं कर सकता, भाई और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने एक काम जो किया है, वो ये है कि भाई कम से कम मैं अलग से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के आपके रिवीजन फैक्ट में दे सकता हूं। जैसे जल जीवन मिशन 2.0, मैंने क्लास में इसको कवर नहीं कर पाया, भाई लंबी क्लास हो जाएगी और भी टॉपिक होते हैं और मैं कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता। दैट्स व्हाई मैंने यहां से इसको स्टार्ट कर दिया रिवीजन के लिए। और एफएसएसएआई 100% क्लेम, ये रहा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड वाला, धारा 53 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये रहा। तो ये जो कंसेप्ट है, मैंने दो टॉपिक आज एक्स्ट्रा दिए हैं रिवीजन वाले, जिनको क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया, कारण लंबी क्लास ना हो जाए, आप भी बोर होते हो, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो कम से कम ये चीजें हो जाए। अब आगे से कोई और टॉपिक ना छूटे, हो सकता है कि मैं इनकी संख्या और बढ़ाऊं, यानी कि 10 से 12 टॉपिक तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। उसके अलावा भी मुझे लगता है तो मैं हो सकता है कि इनके टॉपिक को और अच्छे तरीके से आपको कवर करके यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट दे दूं, जिन्हें मैं कहता हूं टॉपिक ऑफ द डे। कैसा रहा आपका सरप्राइज आज का? इसी तरीके से चीजें और इंप्रूव होंगी। लगे रहिए, साथ में बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।